एपिसोड 221। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसकी बॉडी के अंदर जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम है ना, वो भी घुस गई थी। साथ ही साथ जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम को कंट्रोल करता था ना, आज से लगभग 10,000 साल पहले, उस बुड्ढे के इंग्रेडिएंट्स भी हमारे जान के शरीर में घुस गए थे। साथ ही साथ हमारे जान के पास पहले से ही 6 प्रकार की होली फ्लेम तो थी, और जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम भी जब हमारे जान के शरीर के अंदर चली गई थी ना, तो जान के पास 7 प्रकार की होली फ्लेम हो गई थी। अब जान चलता है तो इंग्रेडिएंट्स वाली पावर, होली फ्लेम की पावर और अपनी पावर, तीनों को कंबाइन करने लगता है और एक पावरफुल अटैक बनाने लगता है। इतने में जो यूनियन है ना, वो जान से कहने लगती है कि जान, तुम यहाँ पर मरना नहीं है, क्योंकि तुमने मुझसे शादी का वादा किया है कि तुम मुझे हेवनली अलायंस में ले जाकर वहाँ पर मेरे साथ शादी करोगे, इसलिए तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। और अब आगे, और वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। तो शुरू करते हैं। अब जैसे यूनियन ये कहती है ना कि तुम अपना वादा मत तोड़ना, तो कहीं ना कहीं जो जान है ना, वो इस बात को महसूस कर लेता है। इसलिए जान थोड़ी सी सावधानी बरतने लगता है जिस समय जान अटैक तैयार कर रहा था। अब इतने में हमें दोबारा से 6 एपल कॉर्ड को बताया जाता है। अब जब 6 एपल कॉर्ड ये देखता है कि सामने वाला मास्टर होली फ्लेम और जो सामने का लड़का एक अटैक को तैयार कर रहे हैं, वो भी बहुत ही तगड़ा वाला, तो यहाँ पर जो 6 एपल कॉर्ड चलता है, तो ये भी अपने शरीर की एकदम पूरी शक्तियां निकालता है, वो भी सारी की सारी निचोड़ कर। अब जैसी ये शक्तियां बाहर निकलती है ना, तो एक बहुत बड़ी आफ्टर इमेज का रूप ले लेती है, जो की लगभग 10,000 फुट बड़ी होती है। अब जो आफ्टर इमेज चलती है, तो जान जो अटैक बना रहा था ना, उसे बीच में रोकने के लिए तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब यूनियन 6 एपल कॉर्ड को ऐसा करता हुआ दिखती है और खासकर बीच में अटैक करता हुआ दिखती है, तो यूनियन चलती है, तो वो अपनी तलवार को बाहर निकालती है और अपनी तलवार में एकदम अपनी पूरी शक्तियां निचोड़कर भर देती है, और तलवार से एक स्लैश अटैक जो 6 एपल कॉर्ड की आफ्टर इमेज वाली बहुत बड़ी बॉडी है ना, उसके ऊपर कर देती है। अब जैसे ही यूनियन का अटैक 6 एपल कॉर्ड की बॉडी से टकराता है ना, तो ये 6 एपल कॉर्ड की बॉडी चलती है, तो ये भी लगभग 2-3 सेकंडों के लिए वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि यूनियन का अटैक हालांकि पावरफुल तो था, लेकिन इतना पावरफुल नहीं था कि वो 6 एपल कॉर्ड को 2-3 सेकंड से ज्यादा रोक सके। इसलिए 6 एपल कॉर्ड की जो आफ्टर इमेज चलती है, तो ये दोबारा से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिससे कि 3-4 सेकंड का यूनियन की वजह से टाइम मिल चुका था। अब जैसे जान ये देखता है कि उसे और भी ज्यादा टाइम मिल चुका है, तो जान इसी टाइम के बीच में जो अटैक बना रहा था ना, उसे पूरी तरीके से तैयार कर देता है। अब जैसे हमारे जान का जो अटैक तैयार होता है ना, तो हमें फिर इसी अटैक को बताया जाता है, जो कि जो फर्नेस है ना, उसके समान लग रहा था, लेकिन इस फर्नेस के ऊपर एक छोटा सा मोती पड़ा हुआ था, बोला जाए तो हवा में लटका हुआ था, जिसके अंदर से आग की लपटें निकल रही थी, और जो मोती था ना, उसमें एक आंख का शेप पड़ा हुआ था, और तो और जो फर्नेस है ना, वो भी जगमगा रहा था, और इस फर्नेस में 8 कलर के लाइटनिंग को भी देखा जा सकता था। और फिर इतने में हमें बताया जाता है कि ये 8 कलर की लाइटनिंग नहीं है, बल्कि 8 प्रकार की होली फ्लेम है, क्योंकि जो यूनियन है ना, उसने भी अपनी होली फ्लेम का थोड़ा सा अंश जान के इस अटैक को बनाने में दे दिया था, इसलिए इसमें टोटल 8 प्रकार की होली फ्लेम हो गई थी। अब जान चलता है तो फाइनली जो फर्नेस है ना, उसे आगे भिजा देता है। अब भाई साहब जैसे ये फर्नेस आगे जाता है, तो इसके अंदर से भयानक मात्रा में भती कलर की आग की लपटें निकलती हैं, और यहाँ पर जितनी भी एबल शक्तियां हैं ना, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब इतने में फर्नेस चलता है, तो सीधा जो 10,000 फुट बड़ा यहाँ पर आफ्टर इमेज है ना, जो कि 6 एपल कॉर्ड ने बनाई थी, वो आफ्टर इमेज चलती है, तो पलक झपकती जो फर्नेस चलता है, तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जो फर्नेस चलता है, तो तेजी से 6 एपल कॉर्ड की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमें 6 एपल कॉर्ड को बताया जाता है, जो कि फर्नेस को अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है। 6 एपल कॉर्ड इस बात से हैरान हो रहा होता है कि उसने अपनी पूरी शक्तियां लगाकर 10,000 फुट बड़ी आफ्टर इमेज बनाई थी ना, वो आफ्टर इमेज तो इस फर्नेस के सामने एक पल भी नहीं टिक सकी। तो भला वो क्या करे? 6 एपल कॉर्ड चलता है, तो परेशान हो ही रहा होता है। तभी 6 एपल कॉर्ड चलता है, तो दोबारा से अपने आप को पूरी तरीके से खत्म करने लगता है, ताकि अब उसकी खत्म होने से जो भी एनर्जी निकले ना, उससे वो यहाँ पर किसी को भी जिंदा ना छोड़े। अब 6 एपल कॉर्ड जैसे ही ऐसा करता है ना, तो जो जान का फर्नेस वाला अटैक है ना, खासकर उसकी आंख, उससे एक पावरफुल अटैक निकलता है, और जो 6 एपल कॉर्ड जो भी कर रहा था ना, उसे वहीं के वहीं स्टॉप कर देता है। अब इतने में फर्नेस चलता है, तो तेजी से जो 6 एपल कॉर्ड है ना, उससे जाकर टकरा जाता है धड़ाम, जिस वजह से 6 एपल कॉर्ड की आत्मा, शरीर, सब कुछ था ना, वो यहाँ पर पूरी तरीके से राख के रूप में बदल कर भी बोला जाए तो राख भी गायब भी हो जाती है, और फाइनली यहाँ पर 6 एपल कॉर्ड चलता है ना, वो मारा जाता है। अब जैसे ही 6 एपल कॉर्ड मरता है ना, तो दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। इतने में जो मास्टर है ना, वो हमारे जान के शरीर से बाहर निकलते हैं और यहाँ से गायब होने लगते हैं। अब जब हमारे जान मास्टर को यहाँ से गायब होता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है, तो उन्हें झुककर प्रणाम करता है और सोचने लगता है कि मास्टर ने किस तरीके से जो आज से 10,000 पहले
पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, इन्होंने एवरेस्ट को हराया था और न जाने कितने ही एवरेस्ट के बंदों को इन्होंने खत्म कर दिया था। क्योंकि जब ये मास्टर हमारे जान के शरीर में गए थे ना, उस समय इनकी थोड़ी बहुत मेमोरी हमारे जान के दिमाग में पहुंच गई थी और उन्हीं मेमोरी के थ्रू हमारी जान को मास्टर के पुराने जीवन के बारे में काफी कुछ पता चल गया था। अब फाइनली मास्टर चलते हैं तो यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जैसे ये मास्टर यहाँ से गायब होते हैं ना, तो हमारी जान को बताया जाता है, जो कि यूनियन को देखने लगता है। यूनियन समझ नहीं पाती कि जान उसकी ओर क्यों घूर घूर कर देख रहा है, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि कुछ समय पहले उसने कुछ शब्द कहे थे कि वो जान से शादी करेगी हेवनली अलायंस में जाकर। शायद जान ने वो शब्द सुन लिए हैं, इसलिए शायद वो उसे घूर घूर कर दिख रहा है। अब भाई साहब यूनियन चलती है तो यहाँ पर शर्माने लगती है। अब जब हमारे जान यूनियन को इस तरीके से शर्माता हुआ दिखता है ना, तो जान खुद हैरान हो जाते है कि क्या ये लड़की इतनी अच्छी तरीके से भी शर्मा सकती है, क्योंकि यूनियन को हमारे जान ने अभी तक कभी भी शर्माते हुए नहीं दिखा है। सिर्फ तब दिखा था जब हमारा जान डाउ जून लेवल पर डाउ की वर्ल्ड में फ्लावर सेक्ट के अंदर गया था। उसी समय यूनियन इस तरीके से शर्माई थी जब जान यूनियन के शरीर का इलाज कर रहा था। अब जान चलता है तो फाइनली यूनियन को एक दो गोली देता है और यूनियन से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए ये जगह है ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है और मैं जितना इस जगह के बारे में महसूस कर रहा हूँ ना, तो बाहर के हिसाब से इस जगह का समय बहुत ही ज्यादा धीमा है, इसलिए हमारे लिए कल्टीवेशन करना यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा। यूनियन चलती है तो वो भी समझ जाती है, इसलिए जान से बहुत दूर जाकर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है। हमारे जान चलता है तो वो भी यहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अब पलक झपकती समय गुजरता जाता है और 2 साल गुजर जाती हैं। जान चलता है तो लगातार कल्टीवेट करता रहता है और इन 2 सालों के बीच में जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड है ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है, जो कि 2 सालों की ट्रेनिंग के बाद जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम है ना, उसे अपनी 6 होली फ्लेम से मिला चुका था और अब जो हमारी जान के पास 7वें नंबर की होली फ्लेम बनी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और तो और उसका कलर ऑरेंज गोल्डन कलर था। और तो और जब हमारा जान ट्रेनिंग में था ना, उसी समय हमारे जान की पावर भी बढ़ी थी और वो रिकॉग्निशन लेवल के 5 स्टार पर पहुंच गया था। हालांकि 5 स्टार पर पहुंचने के बाद हमारा जान कुछ समय के लिए एक अजीब सी अवस्था में गया था, जहाँ पर से हमारे जान को घोस्ट वर्ल्ड के कुछ अजीब से सपने भी आए थे। अब इन सपनों के बारे में नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर मैंने आपको सपने समझाए ना, तो ये कहानी आपके सिर के ऊपर से चली जाएगी कि भाई कौन सी कहानी कहाँ पर ले गया। इसलिए समय के साथ अपने आप पता चल जाएगा कि क्या सपने थे। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली 3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में सिर्फ 1.5 साल ही गुजरे थे। अब फाइनली हमारा जान और यूनियन चलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब जो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी इनके सामने अचानक एक बंदर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बंदर प्रकट होता है ना, तो सबसे पहले तो जी हमारी जान को देखता है और फिर देखने के बाद हमारी जान से पूछने लगता है कि क्या आपका नाम जान है। अब जैसे हमारे जान हमें सिर हिलाता है ना, तो सामने वाला बंदा चलता है तो झुककर हमारी जान को ग्रीट करने लगता है और एक स्क्रॉल हमारे जान को पकड़ा देता है और कहने लगता है कि मैं डाकियान वर्ल्ड का एक प्राइवेट जासूस हूँ और मैं आपको यहाँ पर खबर देने के लिए आया हूँ कि जो डाकियान वर्ल्ड है ना, वहाँ पर एक मीटिंग की जाएगी। बोला जाए तो मीटिंग की जा रही है और आपको उस मीटिंग में इन्वाइट किया जा रहा है और तो और कई महीने से आपकी वजह से इस मीटिंग को डिले किया जा रहा है, लेकिन आपको अब उस मीटिंग में जाना ही पड़ेगा। अब जैसे हमारा जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो उसे कुछ याद आ जाता है कि आज से कुछ सालों पहले वो डाकियन वर्ल्ड में गया था यूनर के साथ और वहाँ पर हमारी जान को एक पोजीशन भी मिल गई थी जो कि डेमन लेयर किंग की पोजीशन थी और तो और वहाँ का वो 99 नंबर का एल्डर भी बन चुका था। बोला जाए तो एल्डर तो शायद और कम रैंक का बना था, लेकिन जो 99 नंबर का पोजीशन है ना, वो हमारी जान को मिल गई थी। खैर जो भी हो, आगे बढ़ती है। अब जैसे हमारी जान को इस सामने डाकियन वर्ल्ड के जासूस से इस बात का पता चलता है ना, तो हमारा जान कह देता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो। अब जैसे ये जासूस जान की बात सुनता है ना, तो ये जासूस चलता है तो तुरंत एक स्क्रॉल को निकालता है और पलक झपकती यहाँ से यूनियन जान और जो डाकियन वर्ल्ड का जासूस चलते हैं तो यहाँ से गायब हो जाती हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें डाकियन वर्ल्ड को बताया जाता है। यहाँ पर जैसे जान आता है ना, तो जान को सभी लोग ग्रीट करते हैं क्योंकि यहाँ का जान एक एल्डर है। जान चलता है तो उसे रिग्रेट टोकन मिलता है जिसकी सहायता से जान अपनी शक्तियां वगैरह छुपा लेता है और यूनियन को यहीं पर छोड़कर जो हॉल की साइड जाने वाला रास्ता है ना, वहाँ की ओर आगे बढ़ जाता है। अब जान आगे जा ही रहा होता है तभी जान हैरान हो रहा होता है कि भला उसे कोई लेने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि पिछली बार जब हमारा जान हॉल में जा रहा था ना, तो एक विशेष सैनिक यहाँ पर मौजूद था और वो हमारी जान को हॉल का छोड़कर आया था, तो भला इस बार क्यों नहीं आया। अब जान इस बात से हैरान हो रहा होता है तभी जान आगे बढ़ते बढ़ते अचानक एक स्टेज के पास पहुंच जाता है और ये स्टेज होती है फाइटिंग वाली स्टेज। अब जान जैसे ही यहाँ पर आता है ना, और जान देख ही रहा होता है कि आप उसे भला कहाँ पर जाना है जिसके सहारे से वो हॉल में पहुंच सके, तभी यहीं पर एक बंदा पीछे से अचानक हमारी जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जब हमारा जान इस हमले को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो इस हमले को डिजोल्व कर देता है और कहने लगता है कि जब तुमने अब मुझ पर हमला कर ही दिया है तो सामने क्यों नहीं आते।
अब जब हमारे जान ऐसा कहता है ना तो सामने एक बंदा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना तो हमें कुछ समय पहले के सीन बताए जाते हैं जहाँ पर जो मीटिंग होने वाली थी ना, और जब जो मेन बुड्ढा था डेमन लेयर किंगो में, वो बुड्ढा जब ये कहता है कि जब तक जान नहीं आएगा, जब तक इस मीटिंग को शुरू नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना हॉल में, वो थोड़े से गुस्सा हो गए थे जान के ऊपर कि जान भला क्यों नहीं आया। इसलिए उन्होंने जान का परीक्षण लेने के लिए कि भाई हमारे सीनियर एल्डर जिस बंदे का इंतजार कर रहे हैं वो इतना पावरफुल है क्या जिसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। इसलिए सारे के सारे मीटिंग हॉल के लोगों ने ये फैसला किया था कि जान का परीक्षा ली जाएगी। इसलिए जब हमारे जान यहाँ पर आया है ना तो जो सामने बंदा है ना उसने हमारे जान पर हमला कर दिया है। उम्मीद है समझ रहे होगे कि यहाँ पर आते ही हमारी जान के ऊपर हमले क्यों होने लगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि सामने वाला बंदा उससे लड़ना चाहता है तो जान चलता है तो सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि बेटा अभी हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए हम मीटिंग करते हैं, उसके बाद लड़ लेंगे। अब जब सामने वाला बंदा जान को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना, और खासकर वो अपने आप को भाई बुलाता हुआ दिखता है, तो सामने वाला बंदा चलता है तो गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे अपना भाई कह सको, और अगर तुम्हें प्रूव करना है ना तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। अब जैसे हमारा जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो जान भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा गुस्सा सा हो जाता है कि भाई मैं सामने वाले बंदे को इज्जत दे रहा हूँ लेकिन सामने वाला बंदा इज्जत को स्वीकार नहीं कर रहा। हालांकि जान गुस्सा तो होता है लेकिन फिर वो अपने गुस्से को दबा लेता है। इतने में सामने वाला बंदा चलता है तो और भी हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के मुझे पता है कि जो फर्स्ट डेमन लेयर किंग है ना उन्होंने तुम्हें डेमन लेयर किंग का टोकन दे दिया है और शायद तुम उस टोकन के काबिल भी नहीं हो। जो भी है मैं चाहता हूँ कि तुम वो टोकन मेरे हवाले कर दो ताकि उस टोकन को मैं किसी सही बंदे को दे सकूं जो कि असली हकदार में डेमन लेयर किंग बनने के काबिल हो। और एक और बात, ये सिर्फ मेरा फैसला है ना कि फर्स्ट डेमन लेयर किंग का। अब जैसे हमारा जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई सामने वाला बंदा मुझसे मेरी पोजीशन छीनना चाहता है, लेकिन जान जानता है कि जब तक उसकी पोजीशन कोई भी नहीं छीन सकता जब तक कि फर्स्ट डेमन लेयर किंग स्वयं हमारी जान से टोकन नहीं ले लेते। इसलिए जान एकदम निश्चिंत हो जाता है कि शायद जो फर्स्ट डेमन लेयर किंग है ना वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा करना होता ना तो वो जान को वो टोकन देते ही नहीं। और तो और हमारा जान ये भी समझ जाता है कि जो फर्स्ट लेयर किंग है ना उनका ये फैसला रहा होगा कि मीटिंग को लेट किया जाए, डिले किया जाए ताकि जान भी इस मीटिंग में शामिल हो सके। और शायद डिले के कारण ही जो सामने डेमन लेयर किंग है ना वो मुझ पर गुस्सा हो गया है। लेकिन अब जान चलता है तो अपना गुस्सा फुस्सा सब कुछ भुला देता है और मुस्कुराने लगता है और सामने वाले डेमन लेयर किंग से कहने लगता है कि ठीक है तो तुम मेरा टेस्ट लेना चाहते हो कि मैं डेमन लेयर किंग बनने के काबिल हूँ या फिर नहीं हूँ। अब जैसे ही हमारा जान कहता है ना तो सामने वाला बंदा हमें से रिला देता है कि हाँ तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही पड़ेगी। जान चलता है तो कह देता है कि ठीक है तो मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने मुझे हरा दिया ना तो मैं ये टोकन तुम्हें दे दूंगा, वो भी बिना हिचकिचाए। और तो और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं अपनी होली फ्लेम का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब जब सामने वाला बंदा जान की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो अब उसके पास एक और डेमन लेयर किंग का टोकन आने वाला है। अब जान चलता है तो वो भी सोचने लगता है कि अगर वो अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करेगा ना तो शायद रिकार्नेशन लेवल के 5 स्टार पर पहुंचने के बाद भी वो अपने जो शरीर है ना उसे स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा जान एक बंदे से बिना होली फ्लेम के फाइट करना चाहता है ताकि उसका जो शरीर है ना वो टेम्पर हो सके। अब जान चलता है तो फाइनली जो ड्रैगन जनजाति का चौथा लेवल है ना उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हमारे जान की जो बॉडी है ना वो एक अलग ही प्रकार की बॉडी बन जाती है जिस पर ड्रैगन जनजाति के कुछ निशान भी आ जाते हैं। अब जब सामने फिलहाल के लिए अपन इसे 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग कहेंगे, ठीक है ना। अब जब 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग जान के शरीर पर ड्रैगन जनजाति के निशान देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो वाघजिया ड्रैगन के निशान है, ये भला इस बच्चे के पास कैसे आए। लेकिन अब जो 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग चलता है तो इस बात को नजरअंदाज करता है और जान के ऊपर हमला करने लगता है अपने मुक्कों से लगे तेरी। जैसे वो पंचिंग बैग होता है ना जिसपे अपन धड़ाधड़ मुक्के बरसाते रहते हैं, वैसे ही डेमन लेयर किंग चलता है तो लगातार हमारी जान के शरीर पर गुम्बे बरसाता रहता है, लगे तेरी। हमारा जान चलता है तो वो 10वें नंबर की डेमन लेयर किंग के हर मुक्के को अपने शरीर पर झेलता रहता है और बेइंतहा दर्द को भी झेलता रहता है। अब जब 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग ये दिखता है कि लगातार जान उसके पंचेस झेल रहा है और उस पर अटैक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर 10वें नंबर के डेमन लेयर किंग थोड़ा सा परेशान होने लगता है कि भाई चल क्या रहा है, आखिरकार ये बच्चा करना क्या चाहता है, जो लगातार मेरे पंचों को झेल रहा है वो लगातार जख्मी होता जा रहा है। अब कुछ समय तक ऐसा चलता रहता है, लेकिन अब जान जब ये देखता है कि हाँ उसकी जो बॉडी है ना थोड़ी बहुत टेम्परिंग हो चुकी है तो जान चलता है तो तुरंत ड्रैगन जनजाति की 5वीं वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है
और एक पावरफुल मुक्का बनाकर जो 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग है ना उसमें जड़ देता है। अब जब डेमन लेयर किंग जियान को हमला करता हुआ देखता है ना तो वो भी अपना एक बहुत ही तगड़ा वाला मुक्का बनाता है और जो जियान का मुक्का है ना उसमें जड़ देता है। अब जैसे दोनों मुक्के आपस में टकराते हैं ना तो कहीं ना कहीं जो 10वें नंबर के डेमन लेयर के किंग का मुक्का है ना वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो कहीं ना कहीं जियान के मुक्के को पीछे हटा देता है। लेकिन अब जब 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग ये दिखता है कि जियान ने उसके सबसे पावरफुल अटैक को भी पीछे हटा दिया है, भले ही थोड़ा सा सही लेकिन पीछे हटा दिया है, तो ये 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग चलता है तो ये भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक 10वें नंबर की डेमन लेयर किंग ने जिन लोगों पर भी इस मुक्के का इस्तेमाल किया है ना ऑलमोस्ट वो जीत ही गया है, लेकिन जियान को तो ज्यादा चोट नहीं आई है, सिर्फ वो पीछे ही हटा है। इसलिए 10वें नंबर के डेमन लेयर किंग और भी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि सामने वाला बच्चा आखिरकार किस प्रकार के मुक्के का इस्तेमाल किया है जो उसने मेरे इस मुक्के को भी झेल लिया है। अब जान चलता है तो वो थोड़ा सा हाँफने लगाता है, इसलिए जान चलता है तो अपने कुत्ते जैसी हाँफ को कंट्रोल करता है और सामने जो 10वें नंबर के डेमन लेयर किंग है ना उससे कहने लगता है कि हम ऐसा करते हैं कि अब इसी मुक्के से बोले जाए तो एक और अटैकों से फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि कौन इस फाइट को जीतेगा। अब जैसे 10वें नंबर के डेमन लेयर किंग जियान की बात सुनता है ना तो वो भी हमें से रिला देता है कि ठीक है अब हम इसी फाइट से बोले जाए तो इसी अटैक से हार और जीत का फैसला कर लेंगे। अब भाई साहब यह कहती 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल मुक्का बना देता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि 10वें नंबर के डेमन लेयर किंग के अटैक को बनता हुआ देख रहा होता है। जान चलता है तो वो भी जो ड्रैगन जनजाति का 6वें नंबर का अटैक है ना उसे तैयार कर लेता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना तो जान की मुट्ठी में छोटा सा ड्रैगन बनने लगता है और जो ड्रैगन है ना वो भी कहीं ना कहीं एक मुक्के का ही रूप लेने लगता है। बोला जाए तो जो ड्रैगन जनजाति के 6वें नंबर का अटैक है ना वो असल में एक अटैक नहीं बल्कि 2 अटैक हैं। जब भी हमारा जान ड्रैगन जनजाति की 6वें अटैक का इस्तेमाल करेगा ना तो पहले तो ये अटैक तेजी से जो सामने वाले बंदे ने अटैक किया है ना उससे लड़ेगा और जैसे सामने वाले बंदे का अटैक डिसॉल्व होगा ना तो जो हमारी जान के अटैक के अंदर एक और अटैक है ना वो सामने वाले बंदे पर हमला कर देगा और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देगा। बोला जाए तो ड्रैगन जनजाति का 6वें नंबर का अटैक इस प्रकार है। उम्मीद है समझ गए होंगे। जान चलता है तो ड्रैगन जनजाति के 6वें वाले अटैक का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना तो एक मुक्का सा बन जाता है और ये मुक्का सीधा जो 10वें नंबर के डेमन लेयर किंग है ना उसके मुक्के की ओर आगे बढ़ जाता है। अब जैसे दोनों मुक्के आपस में टकराते हैं ना तो एक धमाका होता है बड़ा और दोनों मुक्के एक दूसरे को पीछे करने लगते हैं, लेकिन दोनों मुक्के ऑलमोस्ट बराबरी के पावरफुल थे इसलिए दोनों मुक्के चलती हैं तो डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन हमारी जान ने जो 6वें नंबर का ड्रैगन जनजाति का अटैक इस्तेमाल किया था ना उसके अटैक के अंदर भी एक और अटैक होता है। तो जैसे ये बार वाला अटैक डिसॉल्व होता है ना तो अंडर का अटैक एक्टिवेट होता है और तेजी से जो 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब 10वें नंबर के डेमन लेयर किंग ये देखता है कि जान का अटैक इस प्रकार से है कि उसके अंदर एक और अटैक छुपा रहता है तो जो 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग चलता है तो ये भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि वो अब हार चुका है। इसलिए 10वें नंबर के डेमन लेयर किंग चलता है तो इस अटैक को डॉज करने की सोचता है और वहीं जब हमारा जान ये देखता है कि वो पहले अटैक से ही जीत चुका था और जो दूसरा अटैक भी 10वें नंबर के डेमन लेयर किंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है तो जान चलता है तो इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जान का जो कंट्रोल था ना वो अपने इस अटैक से छूट चुका था। इसलिए ये अटैक चलता है तो सीधा 10वें नंबर के डेमन लेयर किंग से जाकर टकराता है धाक, जिस वजह से 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग चलता है तो वो जख्मी हो जाता है। हालांकि जख्मी होने से पहले बोले जाए तो जान का अटैक 10वें नंबर की डेमन लेयर किंग से टकराने से पहले जान ने अपने अटैक को काफी हद तक सप्रेस कर दिया था और वहीं दूसरी साइड जो 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग है ना उसने भी हमारी जान के इस मुक्के वाले अटैक को काफी हद तक डॉज कर दिया था। फिर भी जब अटैक 10वें नंबर की डेमन लेयर किंग से टकराया था ना तो इस वजह से 10वें नंबर का डेमन लेयर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। हालांकि अंदर से जख्मी नहीं हुआ था लेकिन बाहर से ब्लड वगैरह काफी हद तक निकलने लगे थे। अब जान चलता है तो 10वें नंबर की डेमन लेयर किंग से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना कि अटैक का कंट्रोल में खो चुका था। 10वें नंबर का डेमन लेयर किंग भी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि जान एकदम सही कह रहा है, इसलिए वो भी जान को माफ कर देता है और कहने लगता है कि निश्चिंत रहो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, सच में तुम डेमन लेयर किंग बनने के काबिल हो और ये तो सिर्फ एक फेमिलियर फाइट थी, इसलिए निश्चिंत रहो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अब जब 10वें नंबर के डेमन लेयर किंग ये कहता है ना तो जान हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारे जान आकर बैठ चुका था और सभी लोगों ने 10वें नंबर की डेमन लेयर किंग और हमारे जान के बीच की फाइट को दिखा था। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग थे ना बोले जाए तो जितनी भी डेमन लेयर किंग थे ना वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि जान सच में डेमन लेयर किंग बनने के काबिल था, इसलिए अब फालतू में कोई भी सवाल जवाब नहीं करता। अब इतने में यहाँ पर हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है और इस बुड्ढे का नाम था किंग कांग बुड्ढा, बोले जाए तो डेमन किंग कांग। ठीक है,
अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो डाकियान वर्ल्ड है ना, एक विशेष तौर पर एवर रेस से लड़ने के लिए ही बना गया है। और मुझे अपने खुफिया सूत्रों से इस बात का पता लगा है कि जो एवर रेस है ना, वो फिलहाल के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुकी है, क्योंकि एवर रेस को सुरक्षित एक वर्ल्ड है जो कि एवर रेस की है, वो फिलहाल के लिए एवर रेस की पूरी तरीके से रक्षा कर रही है। इसलिए हमारा कोई भी बंदा एवर रेस में जा नहीं पा रहा और उनके अंदर क्या चल रहा है इस बात का पता लगा नहीं पा रहा। इसलिए इस मीटिंग को विशेष तौर पर बुलाया गया है ताकि हम इस बारे में पता चल सके कि एवर रेस में आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि जितना मैं एवर रेस को जानता हूँ उसके हिसाब से एवर रेस कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहा है और उस प्लान को जानने की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब जैसे यहाँ पर डेमन किंग कांग या फिर एल्डर किंग कांग एक कहते हैं ना, तो सभी के सभी लोग हमें से रिला देते हैं ये ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक बुड्ढा चलता है तो एल्डर किंग कांग से पूछने लगता है कि एल्डर किंग कांग, अगर वो पक्षी एवर रेस के जो बाहरी हिस्सा है उसकी गार्ड कर रहा है तो भला हम एवर रेस के इलाके में घुसेंगे कैसे और उनके बारे में पता कैसे लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर किंग कांग सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, एक और डेमन लेयर किंग की बात सुनता है ना, तो किंग कांग चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि उसकी व्यवस्था मैंने पहले ही कर चुकी है। किंग कांग चलता है तो यहाँ पर हाथ हिलाता है और हाथ हिलाती यहाँ पर एक वेपन प्रकट हो जाता है और जो वेपन है ना, ये है खुफिया वेपन। बोला जाए तो एक प्रकार से आप इसे जासूसी वेपन मान सकते हो। अब जैसी किंग कांग इस वेपन को निकालते हैं ना, तो सभी लोगों को इस वेपन के बारे में बताने लगते हैं कि आप में से अगर कोई 10 बंदे इस वेपन में अपनी पावर डाले ना, तो ये वेपन अपने आप एवर रेस की खबर बता देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेपन एवर रेस से ही संबंधित है, लेकिन फिलहाल के लिए ये पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है, इसलिए आप में से किसी को भी इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जब यहाँ पर सभी के सभी लोग किंग कांग, बोला जाए तो एल्डर किंग कांग की बात सुनते हैं ना, तो वो हमें से रिला देते हैं। लेकिन इतने में अब हमारी जान को बताया जाता है जिससे कि यहाँ पर डाकियन वर्ल्ड में कुछ खतरा महसूस होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो एवर रेस के जाल में वो फंस चुका हो। और आपको क्या लगता है, एवर रेस ने सच में हमारी जान को यहाँ पर फंसा लिया है क्या? खैर जो भी हो वो तो अब आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।